हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है ज्वालामुखी। क्या नाम है? ज्वालामुखी। इससे पहले हमने भूकंप पढ़ लिया था। दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है ज्वालामुखी और भूकंप में, कि दोनों ही आकस्मिक बल है और दोनों ही आकस्मिक अंतर्जात बल है। मतलब कि दोनों ही अचानक से, दोनों का असर अचानक से दिखता है, ठीक है, और दोनों बहुत ही जल्दी घटित हो जाते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। इसलिए कुछ कुछ ऐसे कारण हैं, ज्वालामुखी उद्गार का कारण और भूकंप का कारण दोनों लगभग सेम ही है। जिस वजह से भूकंप आता है उसी वजह से ज्वालामुखी भी आता है। तो ये तो हो गया दोनों में सिमिलैरिटीज़, कि जो आपको भूकंप में दिखेगा वही लगभग ज्वालामुखी में भी दिखेगा, और दोनों ही क्या है? आकस्मिक अंतर्जात बल हैं। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आकस्मिक अंतर्जात बल, ज्वालामुखी क्रिया। अब देखिए, ये मैंने आप लोगों को पहले कहा ज्वालामुखी, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वालामुखी क्रिया। तो क्या ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया अलग अलग होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग होते हैं। ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से, पृथ्वी के भूगर्भ से जो भी दहकता हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह से, जो भी छिद्र हो या कोई भी दरार हो, उससे जब बाहर निकलता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ, दहकता हुआ पदार्थ, तो उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया किसको बोलते हैं? कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो भूतल पर आता है, ठीक है, जो भी पदार्थ भूतल पर आ रहा है उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। मतलब कि अब देखिए, दहकता हुआ पदार्थ आया, वो ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। अब किसी भी शक्ति या किसी भी घटना के अधीन, ठीक है, ज्वालामुखी जिस भी विशेष शक्ति या घटना होती है उसके अधीन जो भी भूगर्भ से भूपटल पर, यानी कि धरातल पर जो भी चीज़ आती है उस सब को एक साथ ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। मतलब कि ज्वालामुखी कहते हैं दहकता हुआ पदार्थ, पृथ्वी के भीतरी भाग से दहकता हुआ पदार्थ जो भी बाहर आ गया छिद्र या दरार से सतह पर, तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी। और इस पर जो भी शक्ति कार्य करती है या जो भी बल कार्य करते हैं, ऐसे सभी पदार्थ जिस पर कोई विशेष शक्ति या कोई विशेष घटना कोई कार्य कर रही हो, उसके अधीन में भूगर्भ से जो भी भूतल पर जो भी पदार्थ आता है उसको एक साथ मिलाकर ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है, होता है दोनों सेम। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्वालामुखी। तो इसका हम थोड़ा देख लेते हैं परिचय कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी के भूगर्भ से, पृथ्वी के भीतरी भाग से, भूगर्भ नहीं कह सकते, पृथ्वी के भीतरी भाग से दहकता हुआ जो भी पदार्थ निकलता है किसी छिद्र या दरार के माध्यम से, तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी। छिद्र या दरार के माध्यम से धरातल पर आ जाता है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी तो जब विस्फोट हुआ, इस तरह से कुछ ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नई आकृति का निर्माण हो गया। तो अब जो इस नई आकृति का निर्माण हुआ है इसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु। इसे ज्वालामुखी शंकु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शंकु आकार का होता है। आप देख सकते हैं ये शंकु आकार के होता है, ठीक है। अब ज्वालामुखी क्रिया से जो भी पदार्थ बाहर आते हैं, तो क्या क्या पदार्थ ज्वालामुखी क्रिया से बाहर आते हैं? तो लावा, शिलाखंड, अनेक प्रकार की जलती हुई गैसें, बहुत तरह की जलती हुई गैसें भी बाहर आती है, राख रहता है और भारी मात्रा में जलवाष्प रहता है, ठीक है। भारी मात्रा में कह रहे हैं, यानी कि जलवाष्प बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। अब हम देख लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। तो ऐसे सभी पदार्थ जिन विशेष शक्तियों एवं घटनाओं के अधीन भूगर्भ से भूतल की ओर आते हैं, उन सब को एक साथ मिलाकर कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। ज्वालामुखी उद्भव वह प्रक्रम है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें या मैग्मा, पिघली हुई जो भी चट्टानें होती हैं उन्हें ही मैग्मा कहते हैं, भूपृष्ठ पर आ जाता है। तो ज्वालामुखी उद्भव क्या है?
तो वो प्रोसेस है, वो प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो भी पिघली हुई चट्टानें होती है या मैग्मा होता है वो भूपृष्ठ पर आ जाता है। अब हम थोड़ा मैग्मा के बारे में देख लेते हैं कि मैग्मा होता क्या है। ठीक है, तो मैग्मा कहते हैं पिघला हुआ शैल, शैल कहते हैं चट्टान को ही शैल कहते हैं। ठीक है, चट्टान को ही क्या कहते हैं, शैल। तो जो भी पिघली हुई चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और ये जो मैग्मा है कहाँ पाया जाता है, तो भूपर्पटी के ठोस चट्टानों के नीचे में ये मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा कहाँ पाया जाता है, तो भूपर्पटी के ठोस चट्टान उसके नीचे में मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अत्यधिक ऊंचे तापमान पर भूगर्भ में शैलों के पिघलने से होती है। जब भूगर्भ में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चट्टानें क्या होती है, वो पिघल जाती है और चट्टानें पिघलने के बाद किसका रूप ले लेती है, मैग्मा का रूप ले लेती है। मैग्मा में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो लावा, गैस और वाष्प। वाष्प मतलब वही और जल वाष्प। मैग्मा में मिली हुई गैसें व जल वाष्प अलग निकल जाती हैं, तब उसे लावा कहते हैं। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, यहाँ से ज्वालामुखी निकला तो यहाँ से मानते हैं मैग्मा निकला। ठीक है, तो ये इस साइड में बह रहा है। अब जो जल वाष्प है और जो गैस है वह ऊपर निकलेगा इस तरह से। ये जो जल वाष्प और राख और गैस सब निकलकर जब अलग हो जाता है तो यहाँ पे जो स्थलाकृति बनती है, यहाँ पे जो पदार्थ बचता है, इसे कहते हैं लावा। अब देख लेते हैं ज्वालामुखी उद्गार के कारण। मतलब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है या ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वो किस वजह से होता है। देखिए, अभी तक जितना भी जो भी ज्वालामुखी क्रिया जो है वो पूरी की पूरी भूगर्भ की स्थिति से संबंधित है। ठीक है, और ये जब भी सक्रिय होती है तो भूमि की सतह के ऊपर में और नीचे में पूरा उथल पुथल होने लगता है। हालांकि इसकी जानकारी तो आज तक नहीं मिल पाई है कि ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है। हालांकि आज तक इस चीज़ का पता नहीं लगा है कि ज्वालामुखी उद्गार होता क्यों है, इसका मेन रीज़न क्या है। लेकिन कुछ कुछ जो रीज़न है वो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। ठीक है, उसमें से जिसमें बताया गया है कि भूगर्भ का जब तापमान उच्च हो जाता है, भूगर्भ में तापमान जब बढ़ जाता है तो उस वजह से ज्वालामुखी आता है। तो भूगर्भ में तापमान बढ़ने की वजह से ज्वालामुखी क्यों आता है, तो इसका रीज़न ये है कि जब आप पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि पृथ्वी के इसके अलावा जो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं जब वो टूटते हैं ना, तो उस वजह से भी क्या होता है कि भूगर्भ में तापमान बढ़ने लगता है। यहाँ जब तापमान बढ़ता है तो तापमानों के बढ़ने की वजह से चट्टानें जो हैं वो पिघलने लगती हैं। हालांकि ऐसा होता है कि सभी चट्टानें तो पिघलती नहीं हैं, अधिक भार से भी चट्टानें नहीं पिघलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ऊपरी दबाव घटता है ना सतह पर, जब ऊपरी दबाव घटता है, ऐसे अगर दबाव घटा, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी की सतह से दबाव घट गया तो चट्टानें जो है वो मैग्मा में बदल जाएगी, वो पिघल जाएंगी। लेकिन अगर दबाव ज़्यादा है, चट्टानों में अगर दबाव ज़्यादा है तो फिर वो नहीं पिघलेंगी ऊंचे तापमान पर भी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दबाव किसी वजह से कम हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि चट्टानें पिघल जाती है, पिघलने के बाद मैग्मा का रूप ले लेती हैं। और फिर ये जो मैग्मा होता है, मतलब जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, ये जल वाष्प के साथ मिल करके ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आने का प्रयास करती है, जिस वजह से ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब गैसों और जल वाष्प की उत्पत्ति, तो ये क्या है कि किसी रीज़न से अगर भूमिगत जल जो होता है वो अगर भूगर्भ में काफ़ी गहराई तक अगर चला जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर तो तापमान बहुत ज़्यादा है
और जिस तरह से ये नीचे जाता है, ये जल है, तो जल जिस तरह से नीचे जाता है तो बाकी स्थानों में भी तो गैसें हैं, तो ये गैसों को भी अपने साथ लेता हुआ जाता है। और जब भूमिगत जल जब भूगर्भ में जाता है तो भूगर्भ में क्या है कि तापमान बहुत ज़्यादा है, तो तापमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो जल होता है वो जलवाष्प में बदल जाता है, और जलवाष्प में बदल कर गैस भी उसके साथ मिला होता है और जलवाष्प भी मिला होता है। अब जब ये जलवाष्प में बदल जाता है तो जलवाष्प अब ऊपर आने का प्रयास करता है, और ऊपर आने के लिए ये दबाव लगाता है। तो जैसे ही इसे कोई हल्का जगह मिलता है, ठीक है, कोई अगर कमज़ोर जगह इसको मिलता है या कहीं दरार मिलता है या कहीं छिद्र मिलता है, उसके ज़रिए क्या होता है कि भूमि की सतह पर उसके ज़रिए क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। अब जब जलवाष्प आया, गैस आई, तो उसके साथ मैग्मा भी बाहर आने लगती है। इस वजह से भी क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार होता है। उसके बाद असंतुलन, जब पृथ्वी में किसी तरह का असंतुलन हो जाता है। अब मानते हैं कि पर्वत है, ये मैंने आप लोगों को भूकंप वाले चैप्टर में भी बताया था, ठीक है। अब मानते हैं ये पर्वत है, ठीक है, और ये सागर है, यही होता है भूमि का असंतुलन। अब यहाँ मानते हैं यहाँ अपर्दन की क्रिया हो रही, तो अपर्दन हो रहा यहाँ से, उसके बाद निक्षेपण हो रहा इसका सागर में, अपर्दन हो रहा, निक्षेपण हो रहा सागर में। तो अपर्दन जब यहाँ हो गया तो पर्वत का जो भार है वो कम हो जाएगा और जो सागर का भार है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सागर के नीचे के तल में प्रेशर लगाएगा, दबाव लगाएगा। अब जब ये दबाव लगा रहा तो नीचे जो मैग्मा है वो बाहर आने का प्रयास करेगी। इस वजह से क्या होता है कि ज्वालामुखी आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि दबाव में कमी। दबाव में कमी से कैसे होता है कि जो भी चट्टानें होती है वो अधिक दबाव की वजह से भूगर्भ में नहीं पिघल पाती। लेकिन अगर किसी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से दबाव अगर चट्टानों में कम हो जाता है तो उस वजह से चट्टानें क्या होती है कि पिघल कर मैग्मा में बदल जाती है। अब जब ये चट्टानें पिघली और पिघल कर मैग्मा में बदल गई तो बदलने के बाद ये पृथ्वी की सतह पर आने का प्रयास करती है और उस वजह से क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार होता है। प्लेट विवर्तनिकी का कारण ये है कि जब दो प्लेटें जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती, ठीक है, एक दूसरे के पास आती या एक दूसरे से दूर जाती, तो जब पास आती है तो दोनों में टकराव होता है, ठीक है। और टकराव होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये प्लेट विवर्तनिक चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। भू संतुलन का भी वीडियो बन चुका है, वो भी भू संतुलन भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, भूकंप चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो जा करके मेरे चैनल पे देख ले। तो अब हम देख लेते हैं कि प्लेट विवर्तनिक की वजह से क्यों आता है ज्वालामुखी। तो क्या होता है कि जो दो प्लेटें जब एक दूसरे के पास आती हैं तो ये इन दोनों में टकराव होता है। टकराव होने के बाद क्या होता है कि वलन पैदा होता है। तो वलन हुआ तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, तो जो दूसरी प्लेट जो नीचे गई हुई जो प्लेट होती है वो क्या होती है कि तापमान अधिक होने की वजह से पिघल जाती है, ठीक है। क्या होती है, वो नीचे पिघल जाती है। अब जब पिघली तो बाहर आने के लिए जगह ढूंढेगी। तो उस वजह से क्या होता है कि जहाँ पे प्लेट विवर्तनिक घटना हुई है उससे लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब देख लीजिए कि ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है। ये तो था कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या क्या कारण है। तो पहले फिर से हम देख लेते हैं शुरू से। भूगर्भ का उच्च तापमान, भूगर्भ में तापमान बढ़ने की वजह से ज्वालामुखी का कारण, गैसों और जलवाष्प की उत्पत्ति, असंतुलन, दबाव में कमी और प्लेट विवर्तनिकी। अब देखिए ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि हाँ अब ज्वालामुखी उद्गार होने वाला है। ज्वालामुखी उद्गार के समय में सबसे पहले क्या होती है कि गड़गड़ाहट होती है, आवाज़ आती है, ठीक है। जिस तरह से बादल गरजते हैं गड़गड़ाहट कैसे होती है, उसी तरह से गड़गड़ाहट होती है और भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। और जिस स्थान पे ज्वालामुखी फूटता है वहाँ का तापमान कुछ समय पहले ही बढ़ जाता है। तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
और जो आसपास में जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है, अगर वहाँ पे आसपास में कोई नदी है तो उस नदी का प्रवाह भी रुक जाता है, मतलब वो नदी बहती नहीं है, वो रुक जाती है। महासागरीय क्षेत्र में अगर ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला होता है तो जल में बहुत ज़्यादा गति, अगर महासागर में ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला होता है तो जल में बहुत ज़्यादा गति होने लगती है। बहुत सा भूभाग जो है ऊपर नीचे हो जाता है और विस्फोट के समय पहले तो तप्त गैसीय पदार्थ निकलते हैं, फिर लावा निकलता है इसके मुंह से। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, तो ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा, थोड़ा मैग्मा के बारे में पढ़ा और ज्वालामुखी उद्गार के कारण को पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ठीक है, कि ज्वालामुखी कितने टाइप्स का होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इस वीडियो में मैंने उस टॉपिक को कवर नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ डाउट हो, इस वीडियो में कुछ डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।